Good morning, class. So as you know, we have completed the last practice set. वही वाला चल रहा है practice set 5, लेकिन हमने कहाँ तक उसको complete कर लिया था. That was question number 13. Question number 13 तक हम complete कर चुके थे और इसमें जो आपके questions चल रहे हैं दोज आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है. इसमें बहुत सारा कलेक्शन है. कुछ ऐसे भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं. तो 13 क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया है. कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि विजिबल नहीं था, तो दिस टाइम आई विल सेंड द PDF ऑन द ग्रुप. जिसको विजिबल नहीं है, जिसको दिखाई नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन, स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, वो PDFs देख सकते हैं. ओके, तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हमें इसको जल्दी फिनिश करना है. स्टेट द रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है. बहुत ईजी है और बहुत बार हम लोगों ने भी कर रखा है पिछले प्रैक्टिस सेट्स में, लेकिन ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है. CBSE दिल्ली में, CBSE ऑल इंडिया में कई बार आ चुका है. तो स्टेट द रूल, यानी कि आपको वो रूल का सिर्फ नाम नहीं लिखना है, लैंग्वेज वर्ड्स देख लिया करिए, आपको स्टेट भी करना है. कौन सा रूल जो डायरेक्शन फाइंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड. तो नाउ दिस टाइम आई एम नॉट टेलिंग द आंसर कि कौन सा रूल है, क्योंकि कई बार डिस्कस हो गया है. और 14 क्वेश्चन आप खुद करेंगे. उसमें क्या करना है, उसको स्टेट, तो उसका स्टेटमेंट लिखना है. ठीक है, स्टेटमेंट मतलब जो कंप्लीट डेफिनेशन थी. तो दिस इज़ द सेम क्वेश्चन विच यू विल सेंड एज होमवर्क. क्वेश्चन 14 आपका होमवर्क भी है, उसको आपको सेल्फ करके सेंड करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. स्टेट द रूल to determine the direction of a force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular. तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कौन सा रूल है. इसका भी स्टेटमेंट देना है. फोर्स को जो फाइंड करता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, तो फोर्स उस पर कितना लग रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक, फोर्स नहीं, रूल स्टेट करना है. ठीक है, तो ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है. 13, 14 और 15 में आ चुका है CBSE में. तो ये दोनों क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है, यही आपको सेंड करने हैं. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16. फिर देखिए यहाँ है क्वेश्चन नंबर 16 में, अ कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर. तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन क्यों शो करती है, ये भी आपने कई बार स्टडी कर रखा है. क्योंकि कंपास नीडल ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जब वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाई जाती है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो देन इट डिफ्लेक्ट्स बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर. क्योंकि उसका जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करती है, अट्रैक्शन या रिपल्जन जो भी है. तो क्योंकि ऑलरेडी जब एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस होती है तो दूसरी मैग्नेट डिफ्लेक्शन शो करेगी. तो राइट दिस आंसर इन योर लैंग्वेज. ओके, तो 17 क्वेश्चन के लिए डायग्राम दे रखा है. मैंने यहाँ आंसर इसीलिए प्रोवाइड करा दिया है कि कभी कभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि उनमें डायग्राम कैसे बनेगा, अगर बुक में गिवन नहीं है तो आप सेल्फ कैसे बनाएंगे सर्किट डायग्राम. तो थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए यहाँ डायग्राम मैंने दे रखा है. क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्केच ऑफ द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. तो आपको क्या बनाना है, स्केच का मतलब है सर्किट डायग्राम बनाना है. अगर सिंपल क्वेश्चन होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो दैट इज़ अंडरस्टूड, आप सिंपल एक डायग्राम बना देते हैं. लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि स्केच दे रखा है या सर्किट डायग्राम दे रखा है, तो वो आप उतना सिंपल नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं वो दिखाने पड़ेंगे. तो देखिए यहाँ पर एक तो सर्किट डायग्राम के लिए आपको चाहिए होगी बैटरी. तो ये इन चीज़ों की लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अगर आप बैटरी नीचे शो करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं. तो बैटरी चाहिए, प्लस माइनस टर्मिनल्स हैं, एमीटर तो चाहिए है क्योंकि वो करंट को मेज़र करेगा, कितनी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि करंट से ही
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। उसके बाद एक की, इसको बोलते हैं टैपिंग की। टैपिंग की का यूज़ ये होता है कि वो वेरिएबल करंट को भी मेज़र कर सकती है, लेकिन आप सिंपल की बनाएंगे तो डजेंट मैटर, सिंपल की ही बना लीजिएगा। ये रियोस्टेट है, क्योंकि अगर आपको ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट लैब में करना पड़ा तो रियोस्टेट की भी नीड होगी, वो रेजिस्टेंस को चेंज करता है। और ये पोर्शन शो कर रहा है स्ट्रेट वायर का, वो पोर्शन जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी है। तो इसलिए इसको इस तरह दिखाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनकी डायरेक्शन कैसी है, उनकी डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कैसी डायरेक्शन ली है वायर में करंट की। तो ये प्लस टर्मिनल है, तो प्लस से यहाँ डायरेक्शन इस तरह की है, तो जब ये डायरेक्शन है तो सर्कल्स कैसे हैं आपके, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे आप। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में भी डायग्राम प्रोवाइडेड है, और क्वेश्चन नंबर 18 है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एंड अराउंड अ सिंगल लूप ऑफ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा डायग्राम आपकी बुक में भी दे रखा है। लूप अगर दे रखा हो वायर के प्लेस पे, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ना होकर लूप अगर दे रखा है, तो आपको फाइंड करना है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। इसका मतलब इसके डिफरेंट पोर्शंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन दे रखा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सर्कल्स दिखा दिए नीचे वाले पोर्शन में, और मिडल में आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेंटर पे जो है वो स्ट्रेट होती हैं। डायरेक्शन कैसी होगी, तो यहाँ फिर से आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना है। और ये जो आपके सामने लूप रखा है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से करंट ऊपर है, यहाँ से करंट नीचे आ रहा है, तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप इसमें जब अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल, तो अपने हैंड को इस तरह से रखिए कि आपको ये जो लूप्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह के दिखाई दें। स्टैंडिंग लूप है और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो आप देखेंगे कि आपका थंब जो है वो लेफ़्ट साइड में आ रहा है, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेंटर पे कैसी हैं, स्ट्रेट। ओके, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये भी बिल्कुल वही जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, अभी सर्कुलर लूप है और आपको क्या शो करना है, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो सेम आंसर है, आपको पैटर्न यानी कि पूरा डायग्राम ही बनाना पड़ेगा जैसा अभी ऊपर दिखाया था। तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम्स के भी बहुत सारे मार्क्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड ही हैं, सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें व्हाट इज़ अ सोलेनॉइड। इसकी डेफिनेशन है, बहुत रिपीटेड है, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, वही पूछे जाते हैं। आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग भी नहीं है। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन कई बार आ चुकी है, तो दिस यू विल राइट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसका क्या एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन बताना, तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस थे जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका यूज़ कई जगह होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में उसका यूज़ हो सकता है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब आप आगे पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ही यूज़ होता है, क्योंकि जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनको एक तो उनके शेप की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा बल्की होती हैं, तो उनको यूज़ नहीं कर सकते डिवाइसेस में। तो जो ये आपके जो ये वाले मैग्नेट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इनका यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये भी आप कई बार कर चुके हैं, लेकिन आपको ये जहाँ जहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं स्किप कोई नहीं करने हैं, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस डायग्राम्स की करेंगे तो वो और अच्छा होता जाएगा। जो स्किप में अगर स्किप करना होगा तो आई टेल माई सेल्फ कि स्किप करना है। ठीक है, यहाँ आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि देख रहे हैं आप कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो जितनी बार आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे देन इट विल बी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट इन द राइट हैंड थंब रूल। तो आपका वन लाइन आंसर है, थंब किसकी डायरेक्शन शो करता है राइट हैंड थंब रूल में, तो थंब डायरेक्शन शो करता है करंट की। वैसे आपको पता है ये रूल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन
जो प्राइमरी थिंग है, जो सबसे पहले जिसके लिए यूज़ होता है, वो राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाइंड करने के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। तो हम किसकी डायरेक्शन शो करेगा, करंट की। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में दे रखा है हाउ इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाई जाती है, तो फिर से सोलेनॉइड का ही केस है। और इसमें आपको अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है, हाउ इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड, तो आप 1 मार्क के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे कि व्हेन अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज केप्ट इनसाइड द सोलेनॉइड देन इट इज़ कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अगर बड़ा वेटेज है, इसका ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है, तो आपको डायग्राम बना के और पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा कि सॉफ्ट आयरन को प्लेस करते हैं और फिर सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है, जब स्विच ऑफ करते हैं डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और जितनी ज़्यादा करंट और जितने ज़्यादा टाइम के लिए उसको प्लेस करेंगे तो वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग ही लिखना है, ओके। फिर क्वेश्चन 25 है आपका, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I। देखिए लेंथ का सिंबल L बनाना है, करंट कैपिटल I है, एंड प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B। तो मैंने कहा था कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जो 12th में डेरिवेशन है लेकिन यूज़ उनका 10th में है। तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स का फॉर्मूला है IBL 90 डिग्री के लिए। अगर वर्ड परपेंडिकुलर लिखा है तब आप डायरेक्ट IBL लिख देंगे, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा, ठीक है। लेकिन 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से परपेंडिकुलर ही मोस्टली दे रखा होगा। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला है IBL। अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो आप इसे सॉल्व कर देंगे। I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड और L लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फिर क्वेश्चन 26 है आपका, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर। यहाँ से आप इसको स्किप कर देंगे क्योंकि अभी इसको डिस्कस किया है, ठीक है। कौन सा रूल है ये, इसको स्टेट करना है। सेम क्वेश्चन फ्रॉम होमवर्क। क्वेश्चन 27 है आपका, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर की आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स, किसको किस में कन्वर्ट करती है, तो ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। 2012 में आया है। 28 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन सा रूल यूज़ होता है इसमें, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होता है। लेकिन प्रिंसिपल इसका आपको पूरा स्टेट करना पड़ेगा। जैसे कि जनरेटर में हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EM इंडक्शन, लेकिन यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं लिखना होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि वो रूल है, वो लॉ नहीं है, और EM इंडक्शन लॉ है। तो यहाँ पर आपको स्टेट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे इस पर बेस्ड है। तो उसका स्टेटमेंट जो है, जो प्रिंसिपल है उसका स्टेटमेंट जब आपको देना होगा तो आपको बताना होगा कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ये इसका प्रिंसिपल है। 29 क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EM इंडक्शन का फिनोमेना क्या है, तो EM इंडक्शन का फिनोमेना क्या है कि व्हेन एन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन देयर इज़ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। तो ये EM इंडक्शन, अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन में आ रहा है, तो इसको डिफाइन करना है 1 मार्क के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, स्टेट द रूल ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिफरेंट रूल है, इसको आपको लिखना है। 15 में आ चुका है, ओके। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है दैट इज़ कम्प्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ दे रखा है, हाउ इज़ इंड्यूस करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल रिलेटेड टू करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। तो एक डायग्राम आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स का पढ़ा था फैराडे के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कि अगर ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, तो हमेशा प्राइमरी में बैटरी लगी होती है और सेकेंडरी में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं इंड्यूस करंट के लिए, तो हमेशा जब प्राइमरी में वेरिंग करंट फ्लो होता है, वेरिएबल करंट,
मीन्स करंट जो है वो स्टेडी नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, एक जैसा करंट नहीं, बल्कि करंट कम या ज़्यादा होता है, करंट में लगातार फ्लक्चुएशंस हो। तो व्हेन देयर इज़ वेरिएबल करंट इन द प्राइमरी कॉइल देन द करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। ये रिलेशन है, वेरिएबल करंट प्राइमरी में होगा तभी सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होगा। 32 क्वेश्चन है आपका, नेम एनी वन मैथड टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। तो कौन सा मैथड है जिससे करंट इंड्यूस हो सकता है कॉइल में? तो इसके लिए आप फेराडे एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना लिख सकते हैं, यही मेथड है करंट इंड्यूस कराने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया और स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई जनरेटेड इन इंडिया। तो फ्रीक्वेंसी स्टेट करना है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? इसका मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, वो होती है फ्रीक्वेंसी। और इंडिया के लिए इसकी वैल्यू कितनी है एसी की? 50 हर्ट्ज़। और व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी? तो डीसी की फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़ीरो होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लिए ज़रूरी है डायरेक्शन का चेंज होना, और डीसी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़ीरो। तो नाउ अप टू क्वेश्चन नंबर 34, बल्कि 35 भी हमारा कंप्लीटेड है, क्योंकि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी। तो अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड बाय द करंट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। और अगेन कि व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन इंडिया, वही लिख देंगे 50 हर्ट्ज़। तो 35 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 36 से हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।